अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8th क्लास का जो बोर्ड का उर्दू का पेपर होगा बेटा, उसमें जो सवाल नंबर 45 होगा, 45 होगा, वो 10 नंबर का होगा और वो एक मौजू पर मज़मून लिखना होगा। बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट मज़मून बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। और इस वीडियो में मैंने ये वीडियो जो है दो बच्चों के लिए बनाई है। एक तो जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं, 10 में से 10 नंबर पूरे लेना चाहते हैं। और दूसरी वीडियो मैंने एंड पे यानी उन बच्चों के लिए भी मज़मून लिखे हैं जो ज़रा वीक हैं, जो कहते हैं सर हमारे 10 में से 7 8 आ जाए लेकिन हमें याद कम करना पड़े। तो दोनों के लिए वीडियो बनी है बेटा। वीडियो को आपने पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है कि हमने मज़मून में किस तरह लिखना है कि 10 के 10 नंबर हमारे पक्के हो जाए। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना सिर्फ हम बोर्ड के इस तरह आपके जो 8 क्लास के हो रहे हैं इसमें आपकी तैयारी भी करवा रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, करेंगे भी इंशाल्लाह। इसी तरह 9 10th की बोर्ड की तैयारी आपकी करवाएंगे। अच्छा बेटा, जो आपका मज़मून होगा ना, इम्पोर्टेंट मज़मून होने से देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो मज़मून लिखना है वो 200 लफ्ज़ों से कम नहीं होना चाहिए। ये आप लिख लें, ठीक है। अब जो ये मैंने मज़मून लिखा है ना, जो मैं आपको सामने देने वाला हूँ, ये 220 25 30 220 25 30 इतने लफ्ज़ों का है। इतनी ही स्पेस आपके पास होगी तो आप ये कर लें, आपके 10 में से 10 नंबर होंगे। अब जो मैंने कहा कि मैंने वीक बच्चों के लिए भी बनाए हैं, तो वो ज़रा 200 से कम है, 160-70 लफ्ज़ों के हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि 10 नंबर नहीं आएंगे। मैं पहले अच्छे बच्चों का, टॉपर का, जिन्होंने जो मज़मून करने हैं वो एक एक करके बता देता हूँ, फिर जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनके लिए मज़मून बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, पहला मज़मून जो है ना वो हमारा है वक्त की पाबंदी, ठीक है। इसको करें अच्छे से। इसके बाद दूसरा, ये टॉपर के लिए पहले कर रहा हूँ, ये पहले बता दूं, ठीक है। दूसरा मजमून होगा हमारा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तीसरा है जी मेहनत की अजमत, और बेटा इसको बेफिक्र होके करें, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके इन्हीं में से आने। चौथा मजमून आपका होगा उस्ताद का मुकाम, ठीक। पांचवा बेटा आपका मजमून होगा सुबह की सैर। ये इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो छठा आपका मजमून होगा मेरा पसंदीदा मशगला, ठीक। इसके बाद सातवां हमारा होगा इल्म के फ़ायदे। इसके बाद बेटा हमारा आठवां होगा क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट होगा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नवा। 10वां बेटा हमारा होगा साइंस के करिश्मे। अच्छा, ये टॉपर के लिए मैं 15 मजमून बताऊंगा, जो हमारे वीक बच्चे हैं उनके लिए हमारे 10 मजमून होंगे, ठीक है। टॉपर बेटा आप अपने जिन जो सोचते हैं बिल्कुल हमने रिस्क नहीं लेना, तो वो ये 15 करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। 11वां हमारा वर्जिश के फ़ायदे हो गया। 12वां बेटा हमारा ईद उल फितर हो गया। और 13वां हमारा हो गया तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और 14वां हमारा हो गया मेरा पसंदीदा खेल। और 15वां और आखिरी हो गया कंप्यूटर या टेलीविज़न। अच्छा, इसमें भी मैंने एक चीज़ की है, ये इसको ना अपना बेटा गौर से देख ले। अब अगर आपका आता है टेलीविज़न, आपने कंप्यूटर का लफ्ज़ इसमें से कट कर देना है, वरना हमें अलग अलग ये करने पड़ते, ठीक है। ये मैंने आपके फ़ायदे के लिए किया है। मसलन जैसे आता है ना टेलीविज़न पे मज़मून लिखे, तो कंप्यूटर ना लिखना। टेलीविज़न जदीद दौर की निहायत अहम ईजाद है। आज के ज़माने में शायद ही घर कोई जहाँ टेलीविज़न मौजूद ना हो, यानी कंप्यूटर फिर नहीं लिखना। और अगर आ जाए कंप्यूटर, यानी जैसे पिछले साल जो आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम हुए थे उसमें कंप्यूटर एक अहम ईजाद, तो फिर आपने टेलीविज़न का लफ्ज़ कट कर देना है। मतलब दो मौजू हैं लेकिन आपको याद एक करना पड़ेगा, मैंने इसलिए ये एक कर दी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा ये सेकंड लास्ट है प्यारा वतन। वतन या प्यारा वतन आ जाए या वतन से मोहब्बत आ जाए, तो 16वां मज़मून हमारा ये है। और 17वां मज़मून हमारा और आखिरी मज़मून है एक तारीख़ी मकाम की सैर। तो ये बेटा हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून हैं। आपने यही करने हैं, बल्कि दोनों ही इनमें से ही होंगे, तो एक तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आप इनको अच्छे तरह कर लें, आपके पेपर में मज़मून यही आएंगे, दोनों यही होंगे जो मैंने बताए हैं। फिर उनमें से एक करना है, लेकिन बेटा रिस्क नहीं लेना, आपने छोड़ना कोई नहीं है।
اب ہم کرتے ہیں جی، یہ ٹاپر کے بچوں کے لیے تھے، ٹاپر اب اپنا ان کی اسکرین شاٹ لیں اور ان کو تیار کریں بیٹھ کے. باقی بھی بیٹا چینل پہ اردو کی کمپلیٹ چیزیں اب اپلوڈ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جا کے دیکھیں کوئی ویڈیو مس نہ ہو گئی ہو. 4 پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں چاروں سبجیکٹ کی، دیکھیں کہ کوئی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو. باقی یہی مٹیریل ہے، آپ ان کو کریں تیار، انشاءاللہ اسی میں سے ہوگا. اب ہم چلتے ہیں جی، جو ہمارے ویک بچے ہیں ان کے لیے میں ایک ایک بار یہ پڑھ بھی دیتا ہوں اردو کی مس سے. جو اردو کی مس ہے وہ پڑھ بھی سن بھی لیتا کہ بیٹا آپ کو سننے سے بھی ذرا یاد ہو جائے چیزوں کو. تو یہ آپ نے جو 10 ابھی میں مضمون دینے والا ہوں آپ نے یہ 10 کر لینے ہیں، ان میں سے ایک آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 10 آپ نے کر لینے جو ہمارے کمزور بچے ہیں. تو چلیں جی 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. اس میں پہلا مضمون ہے جی وقت کی پابندی. اب اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی ہاتھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے نظام کو وقت کی پابندی کا پابند بنایا ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور چاند اپنے وقت پر چمکتا ہے اور موسم اپنے وقت پر مقررہ وقت پر بدلتے ہیں. اگر کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی وقت کی پابندی چھوڑ دے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یعنی درہم برہم ہونا تباہ و برباد ہونا. اسلامی تعلیمات میں وقت کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے. نماز، روزہ اور حج جیسے اہم ارکان دین ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتے ہیں. ایک طالب علم کے لیے وقت کی پابندی کی کامیابی پہلی سیڑھی ہے. جو طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے اور اپنے تمام کام ایک ترتیب سے کرتا ہے، وہ نہ صرف پڑھائی میں کامیاب رہتا ہے بلکہ اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. وقت کی قدر کرنے والی قومیں ہی دنیا میں عزت پاتی ہیں. جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں، مطلب اپنا طریقہ بنائیں، عادت بنائیں. یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے جا سکتا ہے. یہ اس میں آپ جو ہے وہ وقت کی پابندی کا مضمون لکھیں گے جو کہ بہت ہی اچھا لکھا ہوا. اچھا بیٹا، اس میں آپ کے لیے دوسرا جو اہم مضمون ہے وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اس میں بھی آپ بڑے ہی اچھے انداز سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے. جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہ پڑھ کے بتا رہی ہوں، یہی الفاظ آپ لکھیں گے تو بیٹا بہت اچھے نمبر لے لیں گے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر اور عظیم مفکر ہیں. آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو ایک نیک انسان تھے. علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، یعنی جو ان کی شروع کی تعلیم تھی چھوٹی کلاسز میں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور اور یورپ چلے گئے. وہاں سے آپ نے فلسفہ اور قانون کی ڈگریاں حاصل کی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا، یعنی ان کو اس چیز کے بارے میں شعور دیا، سمجھ بوجھ دی. آپ نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے اور اپنا الگ وطن حاصل کرنے کا درس دیا. درس کی جگہ آپ سبق بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے. آپ کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں. بیٹا یہ کتابوں بڑی مشہور کتابیں ہیں علامہ اقبال کی جو انہوں نے لکھی تھی. آپ نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں لکھی جو آج بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں. علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا. آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے. علامہ اقبال کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں خودداری اور محنت کا سبق دیتی ہیں. یہ جی آپ کے ہو گئے 2 مضمون. اب تیسرا جو مضمون ہے بیٹا وہ ہے آپ لوگوں کا محنت کی عظمت. اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ محنت اس کائنات کا وہ سنہرا اصول ہے جس کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے، اور اسے اپنا دوست قرار دیا ہے. دنیا میں جتنی بھی ترقی نظر آتی ہے یہ سب انسان کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے.
چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو یا کوئی سائنسدان، ہر ایک کی کامیابی کا راز صرف اور صرف محنت میں چھپا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کر کے حلال رزق کمانے کو بہت بڑی فضیلت قرار دیا ہے۔ محنت سے نہ صرف انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ محتاج مطلب کہ وہ صرف دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کامیاب قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف محنت کے بل بوتے پر ہی عروج حاصل کیا۔ عروج مطلب بہت زیادہ ترقی۔ ایک طالب علم کے لیے محنت ہی وہ ہتھیار ہے جس سے وہ جہالت کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جہالت یعنی لا علمی، کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرنے کی بجائے، شارٹ کٹ مطلب کہ ہم ایک دم سے شارٹ طریقہ یوز کریں بجائے یہ کہ ہم محنت کریں اور محنت کر کے جو ہے وہ اپنی کامیابی حاصل کریں۔ ہم شارٹ کٹ تلاش کرنے کے بجائے محنت کو اپنا شعار بنائیں، یعنی اپنا طریقہ بنائیں، کیونکہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا محنت کی عظمت کا مضمون۔ اس کے بعد آپ آئیں گے بیٹا آپ نے مضمون نمبر 4 پہ، جو ہے استاد کا مقام۔ استاد کو معاشرے میں ایک معمار کی حیثیت حاصل ہے جو نسل نو کی تربیت کر کے اسے ملک و قوم کی خدمت کے قابل بناتا ہے۔ نسل نو یعنی نئی نسل کی تربیت کرتا ہے۔ والدین ہمیں دنیا میں لاتے ہیں لیکن استاد ہمیں اس دنیا میں رہنے اور کامیابی حاصل کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ استاد ہی وہ ہستی ہے جو طالب علم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے روشناس کرواتی ہے۔ روشناس کروانا یعنی کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا، بتانا اور اس کی اہمیت جو ہے وہ کا احساس دلانا۔ اسلام میں استاد کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے اور اسے روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ ایک اچھا استاد نہ صرف کتابی علم سکھاتا ہے بلکہ طالب علم کے اخلاق اور کردار کی بھی تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کے تمام عظیم لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت اور رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ استاد کی عزت اور احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ استاد کا احترام دراصل علم کا احترام ہے، یعنی جو شخص آپ کو علم دیتا ہے اس کا احترام کرنا آپ پر لازمی ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں اساتذہ کی قدر نہیں ہوتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کریں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان پر عمل کریں۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے استاد کی دعا اور اس کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ استاد کی سختی بھی دراصل طالب علم کی بہتری اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اتنا آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کو استاد کا مقام کے بارے میں مضمون آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی بیٹا ہمارا مضمون 5واں ہے اور وہ ہے صبح کی سیر۔ صبح کی سیر صحت کے لیے ایک بہترین ورزش اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صبح سویرے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور تازگی ہوتی ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا انسان کے دل و دماغ کو فرحت بخشتی ہے، یعنی خوشی، سکون بخشنا۔ صبح کی سیر نہ صرف جسم کو چست رکھتی ہے بلکہ ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے یا دور کرتی ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھ کر سیر کے لیے جاتے ہیں وہ سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں۔ حشاش بشاش کا مطلب خوش رہتے ہیں، آپ اس کی جگہ وہ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ گھاس پر جمی شبنم کے قطروں پر چلنا آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں جہاں لوگ ورزش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، وہاں صبح کی سیر ایک آسان اور مفت ذریعہ ہے۔ طالب علموں کے لیے صبح کی سیر بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو یاد کرنا، کسی بھی چیز کو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کافی
तेज हो जाता है और वो पढ़ाई में ज्यादा दिल लगा सकते हैं। हमें अपनी सेहत को में सेहतमंद हमने अपनी जिंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए सुबह की सैर को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना चाहिए। ये जी आपका हो गया सुबह की सैर। अच्छा बेटा, इसमें हमारा है मजमून नंबर 6, जिसमें है जी मेरा पसंदीदा मशगला। अच्छा, मशगला कहते हैं बेटा जो फारिग वक्त में काम किया जाए। अब यहाँ पे हम आगाज ही अपना उसी से करेंगे कि फारिग वक्त को किसी अच्छे और मुफीद काम में गुजारना मशगला कहलाता है। हर इंसान अपनी पसंद के मुताबिक कोई ना कोई मशगला रखता है, जैसे बागबानी यानी पौधे वगैरह लगाना, मुताला करना यानी मुख्तलिफ किताबें पढ़ना, या टिकट जमा करना। एक अच्छा मशगला इंसान को बुरी आदतों से बचाता है और उसे जहनी सुकून फराहम करता है। मेरा पसंदीदा मशगला डाक के टिकट जमा करना है, जिसे मैं बहुत शौक से करता हूँ। टिकट जमा करने का ये शौक मुझे अपने एक दोस्त से मिला। मेरे पास अब मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों टिकट मौजूद हैं। इन टिकटों पर मुख्तलिफ ममालिक के नामवर, लोगों, यादगार इमारतों और तारीखी वाकयात की तस्वीरें होती हैं। इन टिकटों को देखकर मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जुग्राफिये, तारीख और वहाँ की सकाफत के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। मैंने अपने इन टिकटों को एक खूबसूरत एल्बम में तरतीब से लगाया हुआ है। जब कभी मेरा कोई दोस्त घर आता है तो मैं इसे बड़े फख्र से अपना मजमुआ दिखाता हूँ। ये मशगला ना सिर्फ मेरी मालूमात में इजाफा करता है बल्कि मुझे खुशी भी देता है। मैं अपने फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल इसी तरीके से करता हूँ और इसे मजीद बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। ये है जी आपका मजमून नंबर 6। अब इसके बाद एक और अहम तरीन मजमून जो मैं आपको बताऊंगी वो है जी हमारा इल्म के फायदे। इसमें बेटा आप क्या लिखेंगे? इल्म एक ऐसी लाजवाल दौलत है, लाजवाल कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जिसको कभी जवाल ना हो, जो बांटने से बढ़ती है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म इंसान को सच और झूठ, रोशनी और अंधेरे में फर्क करना सिखाता है। कुरान मजीद की पहली वही का आगाज भी लफ्ज इकरा यानी पढ़ से हुआ, जिससे इल्म की अहमियत का अंदाजा होता है। इल्म ही वो सिफ्त है, सिफ्त मतलब खूबी, जिससे इंसान को तमाम मखलूकात में बरतरी अता की है। यानी जिसने कि इंसान को तमाम बाकी मखलूकात से चीज जो मुख्तलिफ बनाती है वो क्या है? इल्म। दुनिया में वही कौमें मोअज़्ज़ज़ और ताकतवर हैं जिनके पास इल्म की ताकत है। इल्म के बगैर इंसान एक अंधे की तरह है जो सीधे रास्ते की पहचान नहीं कर सकता। आजकल की साइंसी इजादात, मेडिकल की तरक्की और कंप्यूटर का इस्तेमाल सब इल्म ही के मरहूने मिन्नत है। मरहूने मिन्नत यानी इल्म की ही बदौलत है। एक आलम की हैसियत मुआशरे में एक रोशन चिराग की तरह होती है जो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। आलम मतलब इल्म रखने वाला। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं। इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करता रहता है। इल्म से इंसान में आजिज़ी पैदा होती है, यानी उसमें गरूर और तकब्बुर नहीं होता। वो अल्लाह ताला की पहचान हासिल करता है। हमें चाहिए कि हम इल्म के हसूल के लिए कड़ी मेहनत करें। कड़ी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और एक बावकार शहरी बनकर जिंदगी गुजार सकें। तो ये है जी आपका मजमून। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारा है मजमून 8वां मजमून, और वो है जी क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। अब इसमें आप क्या करेंगे जी? क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और मुझे उसे देखना और खेलना बहुत पसंद है। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल की टीम का मुकाबला एक दूसरे स्कूल की टीम से हुआ। ये मैच हमारे स्कूल के बड़े ग्राउंड में खेला गया। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मैच देखने के लिए आई हुई थी और हर तरफ जोशो खरोश का माहौल था। खेलने का फैसला किया। हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर में एक बड़ा हदफ सेट किया, यानी हम कितना स्कोर जो है वो कर सकते हैं। मुखालिफ टीम के बॉलर्स ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने
बेहतरीन छक्के और चौके लगाकर तमाशाइयों का लहू गरमा दिया। फील्डिंग के दौरान भी खिलाड़ियों ने बड़ी चुस्ती दिखाई और चंद बड़े कैच पकड़े। जब दूसरी टीम बैटिंग के लिए आई तो हमारे बॉलर्स ने शुरू से ही उन पर दबाव बरकरार रखा। मैच आखिरी ओवर तक बहुत सनसनीखेज रहा, यानी पुरजोश रहा। तमाशाई अपनी अपनी टीमों की हमायत में नारे लगा रहे थे। आखिरकार हमारी टीम ने ये मैच 5 रन से जीत लिया। मैच खत्म होने पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी गई। ये एक बहुत ही दिलचस्प और यादगार मैच था। ये हो गया जी आपका मजमून नंबर 8। इसके बाद हम आते हैं मजमून नंबर 9 पे। वो है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाब बरसगीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा और बानी पाकिस्तान हैं, यानी पाकिस्तान को बनाने वाले। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहां से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के बाद आपने हिंदुस्तान वापस आकर वकालत का आगाज किया और जल्द ही एक कामयाब वकील बन गए। कायद-ए-आज़म ने देखा कि अंग्रेजों और हिंदुओं के ज़ेर असर मुसलमानों का मुस्तकबिल महफूज नहीं, यानी ज़ेर असर मतलब उनके असर में थे जो है वो मुसलमान। इसलिए आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जद्दोजहद की। आपकी अनथक मेहनत, अब यहाँ जो एक लफ्ज लिखा ना जद्दोजहद, तो आप उसकी कोशिश भी लिख सकते हैं अगर आपको लगे कि ये मुश्किल लफ्ज है। आपकी अनथक मेहनत, खुलूस और मजबूत इरादे की बदौलत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मरज़ वजूद में आया, यानी पाकिस्तान बन गया। आपने अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों की खिदमत में गुजार दी और कभी हिम्मत ना हारी। कायद-ए-आज़म का असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम आज भी हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। कुंजी कहते हैं चाबी को, यानी हमारे लिए कामयाबी का जो एक राज है वो ये कायद-ए-आज़म के 3 असूल हैं। आप एक बाअसूल और दयानतदार इंसान थे। 11 सितंबर 1948 को आप वफात पा गए। आपका मज़ार कराची में वाक़या है, एहसानमंद है और आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है जी। अब इसमें जो है वो आप एक और मजमून भी ऐड करेंगे और वो है बेटा आपका मजमून साइंस के करिश्मे। अच्छा, इसमें आप क्या लिखेंगे, यानी साइंस ने पूरी दुनिया में क्या क्या ऐसी इजादात, क्या क्या ऐसे करिश्मे किए कि जो आप जो इसमें पूरा मजमून लिखेंगे। और वो जो अल्फाज यहाँ पे मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत अच्छे हैं। आपने इसी तरह लिखना है, साइंस इंसान के मुशाहिदात और तजुर्बात का निचोड़ है जिसने इंसानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। समझे जाते थे, आज साइंस की बदौलत वो बहुत आसान हो गए हैं। साइंस ने फासलों को समेट दिया है और इंसान को जमीन की वसतों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। साइंस के करिश्मे हर जगह बिखरे हुए हैं। मवासिलात के मैदान में टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक खानदान की तरह जोड़ दिया है। बिजली की इजाद ने इंसानी जिंदगी को आरामदेह बना दिया है, जिससे पंखे, रोशनियां और बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। मेडिकल के शोबे में साइंस ने ऐसी अद्वियात और मशीनें इजाद की हैं जिनसे मुहलिक बीमारियों का इलाज मुमकिन है। मुहलिक मतलब खतरनाक, मुमकिन हो गया है। जहां साइंस के कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि जंगी हथियार और आलूदगी, यानी जो जंगी हथियार का गलत इस्तेमाल हम करते हैं या इंसानी जानों के लिए खतरनाक जो साबित हो सकती हैं, जाहिर है वो भी साइंस की इल्म की वजह से है। आलूदगी, लेकिन ये इंसान पर मुनहसर है कि वो साइंस को किस तरह इस्तेमाल करता है। अगर हम साइंस को इंसानियत की फलाह बहबूद मतलब बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम साइंसी इल्म में तरक्की करें ताकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बेटा ये आपको मैंने 10 मजमून बताए। अगर आप इनको मतलब लिखेंगे इसी तरह ही तो ये बहुत अच्छे आपको मार्क्स भी दिलाएंगे। अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कोई बहुत ही आसान सा कोई शेर ऐसा याद रख लें इन हर एक से रिलेटेड, जो कि आप मजमून के एंड पे लिखेंगे तो आप
इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छा